दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप मेरे इस छोटे से प्रयास में सहयोग देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तटबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत तथा महाद्वीप। एटना पर्वत एशिया, केटू पर्वत अफ्रीका, किलिमंजारो पर्वत यूरोप। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो एटना पर्वत हुआ यूरोप में, और केटू पर्वत हुआ एशिया में, और किलिमंजारो पर्वत हुआ अफ्रीका में। तो इसका हुआ फर्स्ट का सी, सेकंड का केटू पर्वत एशिया, सेकंड का ए, एंड थर्ड का अफ्रीका बी, थर्ड का बी। तो इसका राइट आंसर हुआ थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी बहुत कम ढलान पर होती है। जब नदी बहुत कम ढलान पर होती है तो चापाकार नुमा झील की रचना करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। जिस मृदा में एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? उस मिट्टी को कहा जाता है पेडल फॉर मृदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विसर्प। विसर्प का मतलब है कि सर्प के जैसे चलने लगती है, ऐसे इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मृदा के हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मृदा में हुमस निर्माण की दर को क्या प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात तथा प्राणी जात मृदा में हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नलियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3, चट्टान बांध। आंसर नंबर 3, चट्टान बांध इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थल डमरू मध्य इस्थमस क्या है? एक स्थल डमरू मध्य इस्थमस क्या है? एक स्थल डमरू मध्य इस्थमत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी एक स्थल डमरू मध्य होता है, एक स्थल डमरू मध्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण
युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, गोर्ज। आंसर नंबर फर्स्ट, गोर्ज इसका सही आंसर होगा। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण गोर्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? सवाना होते हैं घास के मैदान। सवाना घास के मैदानों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु सवाना घास के मैदानों की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पवनों का कारण है। व्यापारिक पवनों का क्या कारण है कि व्यापारिक पवने किस कारण से चलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संवहन। संवहन के कारण व्यापारिक पवने चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर होगा बर्फानी तूफान। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है बर्फानी तूफान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है चालन, संवहन, विकिरण, ज्वार भाटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवहन। थल समीर और समुद्र समीर के बनने का कारण है संवहन। ऐसे ही हमने ऊपर पढ़ा था व्यापारिक पवनों का कारण है, व्यापारिक पवनों का कारण भी संवहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवहनी वर्षा कहाँ पर होती है? संवहनी वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल मतलब कि ग्रीष्मकाल जो गर्मी की ऋतु होती है वो शुष्क होगी और शीतकाल आर्द्रता होगी, उसमें आर्द्रता नमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है सवाना घास के मैदान। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा है सवाना का ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? मानसून, व्यापारिक पवन, थल समीर और समुद्र समीर और चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है भूकंप से। भूकंपों से पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुनामी। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को सुनामी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? चक्रवात आता है निम्न दाब के कारण। चक्रवात आता है निम्न दाब के कारण। तो ये अपने क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं आज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।